दुनिया भर में वफादारी की सांस्कृतिक धारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक देश में कुछ खास तौर पर दिलचस्प परंपराएं हैं। आज हम कनाडा की खोज करेंगे, जो पृथ्वी पर सबसे लुभावने लेकिन कठोर और रहस्यमय स्थानों में से एक है। इसकी कई जिज्ञासाओं में से एक पुरानी इनुइट प्रथा है, जिसमें एक मेजबान आतिथ्य के संकेत के रूप में अपनी पत्नी को अतिथि को भेंट कर सकता है। साथ ही कनाडा बहुत अलग अलग समुदायों का घर है, जैसे कि अमिश, जो दुनिया के सबसे अनोखे समाजों में से एक है। अमिश बिजली के बिना रहते हैं, इंटरनेट से बचते हैं और सख्त परंपराओं का पालन करते हैं, जिसमें रमस्प्रिंगा भी शामिल है। एक ऐसा समय जब युवा सदस्य अपने समुदाय में बने रहने का फैसला करने से पहले बाहरी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि हम इन विपरीत कनाडाई संस्कृतियों के और भी आकर्षक पहलुओं को उजागर करते हैं। एक ऐसा देश जिसके पास यूएफओ के लिए डिजाइन की गई एकमात्र लैंडिंग स्ट्रिप है। एक ऐसा कानून है जो सील के पंजों के बदले करों का भुगतान करने की अनुमति देता है, और जहां गर्मियों के आने तक गैरेज या बेसमेंट में लाशों को संरक्षित करने जैसी आश्चर्यजनक वास्तविकताएं हैं, ताकि उन्हें दफनाया जा सके। कनाडा, हालांकि बहुत से लोग इसे नहीं जानते, भूमि क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता इसे अमेरिकी महाद्वीप के सबसे प्रभावशाली रत्नों में से एक बनाती है। उत्तरी अमेरिका के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी दक्षिणी सीमा साझा करता है और उत्तर में आर्कटिक तक फैला हुआ है, जिसमें एक विविध परिदृश्य है, जिसमें ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान, तेज बहती नदियां और अंतहीन बोरियल वन शामिल हैं। अपनी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध वन्य जीवन और गहरी स्वदेशी विरासत के लिए प्रसिद्ध कनाडा का इतिहास और संस्कृति इसके लोगों और इसके पर्यावरण दोनों द्वारा आकार लेती है। टोरंटो के चहल पहल भरे महानगर से लेकर सुदूर उत्तर के इनुइट गांवों तक, कनाडा आधुनिकता और परंपरा के बीच एक अद्भुत अंतर प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का इसका व्यापक नेटवर्क इसकी उल्लेखनीय जैव विविधता की रक्षा करता है। देश की जलवायु व्यापक रूप से भिन्न है, जिसमें सर्दियां विशेष रूप से कठोर हो सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में तापमान अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक बन जाता है। परिणाम स्वरूप कनाडा में दुनिया के कुछ सबसे ठंडे स्थान हैं, और ऐसे स्थान हैं जहां बर्फ इतनी मोटी है कि वह कभी पिघलती नहीं है, जिसके कारण आश्चर्यजनक वास्तविकताएं सामने आती हैं। जैसे कि कनाडा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों के निवासियों को सर्दियों के दौरान मृत लोगों को गैरेज और तहखानों में रखना पड़ता है, क्योंकि वे दफनाने के लिए कब्र खोदने में असमर्थ थे। हम बाद में इस बारे में और अन्य अविश्वसनीय तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह जानना अच्छा होगा कि सर्दियों के दौरान देश का पूरा उत्तरी गोलार्ध जम जाता है। यही कारण है कि इतिहास में सबसे कम तापमान यहाँ दर्ज किया गया है, जो 0 से 63 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुँच गया है। इसके विपरीत कनाडा में गर्मियाँ संक्षिप्त लेकिन सुखद होती हैं। ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया जैसे दक्षिणी प्रांतों में तापमान अक्सर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो उत्तरी जलवायु के विपरीत है। देश का नाम इरोक्वाइस शब्द क्नाथा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बस्ती। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इस शब्द को अपनाया क्योंकि उन्होंने विशाल भूमि पर समुदायों की स्थापना की, और अंततः यह देश का आधिकारिक नाम बन गया। जब कनाडा ने 1767 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। कनाडा हवाई, समुद्री और जमीनी मार्गों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हैं, जो दुनिया भर से यात्रियों का स्वागत करते हैं। इसकी विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इसे साहसी लोगों, प्रकृति प्रेमियों और आश्चर्यजनक विरोधाभासों वाली भूमि की खोज करने के इच्छुक लोगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है। कनाडा का क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो ब्राजील और मैक्सिको जैसे कई प्रमुख दक्षिण अमेरिकी देशों को मिलाकर रहने के लिए पर्याप्त है। यह कनाडा को रूस के बाद ग्रह पर दूसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। अपने विशाल आकार के बावजूद इसकी अनुमानित जनसंख्या केवल 38 मिलियन है।
जो इसे दुनिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक बनाती है। कनाडा की जनसंख्या पर विचार करते समय अमिश को जानना उचित है। यह आज देश में सबसे तेजी से बढ़ते समुदायों में से एक है, जो अपनी गहरी जड़ों वाली मान्यताओं और जीवन के अनूठे तरीके के लिए जाना जाता है। अमिश आंदोलन 17वीं शताब्दी के यूरोप में एक धार्मिक समूह के रूप में शुरू हुआ, जो सादगी और आस्था की ओर लौटना चाहता था, खुद को स्थापित चर्च की प्रथाओं से दूर रखता था। अमिश जीवन नियमों के एक सख्त सेट द्वारा निर्देशित होता है, जिसे ऑर्डनंग के रूप में जाना जाता है, जो समुदाय के भीतर व्यवहार को निर्देशित करता है। बाइबल के सिद्धांतों, विशेष रूप से नए नियम के सिद्धांतों में निहित ये दिशा निर्देश धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष परंपराओं के बीच अलगाव पर जोर देते हैं। शांतिवाद के लिए प्रतिबद्ध अमिश कानूनी मामलों को आंतरिक रूप से संभालते हैं, अपने स्वयं के न्यायालयों के माध्यम से विवादों को हल करते हैं और बड़े पैमाने पर उन देशों की कानूनी प्रणालियों की अवहेलना करते हैं जिनमें वे रहते हैं। बाहरी शासन से मुक्त यह स्वायत्तता उन कई कारकों में से एक है जो उनके समाज को इतना विशिष्ट बनाते हैं। समय के साथ कई अमिश यूरोप से उत्तरी अमेरिका चले गए, जहां उन्हें अपने विश्वासों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण मिला। आज यह समुदाय अपनी पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है, जिसे विटनेस और द वुड्स जैसी फिल्मों में दिखाया गया है, जो अमिश जैसे समाजों के जीवन से बहुत दूर समाज की वास्तविकता को दर्शाती हैं। दशकों पहले समिश ने कनाडा में बसना शुरू किया, मुख्य रूप से ओंटारियो में, जहां उनका समुदाय तेजी से बढ़ा है। अमिश जीवन का सबसे आकर्षक पहलू आधुनिक समाज से उनका सख्त अलगाव है। वे बिजली और आधुनिक तकनीक को अस्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे न तो इंटरनेट का उपयोग करते हैं और न ही सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। यह जीवन शैली एक घनिष्ठ, समुदाय केंद्रित जीवन शैली को बढ़ावा देती है, जहां सादगी को हर चीज से ऊपर रखा जाता है। तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय अमिश पारंपरिक खेती और घरेलू प्रथाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता बनाए रखते हैं। हालांकि अमिश जीवन के सभी पहलू प्रतिबंधात्मक नहीं हैं। युवा सदस्यों को रमस्प्रिंगा के दौरान बाहरी दुनिया का अनुभव करने का अवसर दिया जाता है। यह एक ऐसी अवधि है जिसमें वे अपने समुदाय और आस्था के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने का निर्णय लेने से पहले आधुनिक जीवन का पता लगा सकते हैं। रूमस्प्रिंगा अमिश युवाओं की किशोरावस्था का एक दौर है, जो आमतौर पर 16 से 20 वर्ष की आयु के बीच होता है, जिसके दौरान उन्हें अपने समुदाय के बाहर की दुनिया का पता लगाने की अनुमति दी जाती है। इस समय को स्वतंत्रता के चरण के रूप में देखा जाता है, जिसके दौरान युवा लोग आधुनिक जीवन का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग, गैर अमीश लोगों के साथ मेलजोल और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेना शामिल है। रूमस्प्रिंगा का उद्देश्य युवा लोगों को यह मूल्यांकन करने की अनुमति देना है कि क्या वे अमिश चर्च में शामिल होना चाहते हैं और इसके सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहते हैं। इस अवधि के अंत में कई लोग बपतिस्मा लेने और अमिश जीवन के लिए प्रतिबद्ध होने का विकल्प चुनते हैं, हालांकि कुछ लोग समुदाय में वापस नहीं लौटना चुनते हैं। रूमस्प्रिंगा के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई अमिश व्यक्ति अपने समुदाय को त्यागने का फैसला करता है, तो वे गांव के बाकी लोगों से सभी संबंध तोड़ देते हैं और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी पूरा संपर्क खो देते हैं। क्या अमिश समुदाय छोड़ने वाले लोग कभी अपने फैसले पर पछताते हैं? इसका उत्तर यह है कि पूर्व सदस्य, जिन्हें अक्सर उनामिश कहा जाता है, को फिर से शामिल होने का दूसरा मौका मांगने का अधिकार है। हालांकि उनकी वापसी की गारंटी नहीं है। यह गांव के बुजुर्गों पर निर्भर करता है कि वे तय करें कि उन्हें फिर से शामिल किया जा सकता है या नहीं और समुदाय में उनका स्वागत किया जा सकता है या नहीं। यही प्रक्रिया तब भी लागू होती है जब कोई अमिश व्यक्ति किसी मुख्य नियम का उल्लंघन करता है, जैसे कि शादी से पहले पवित्रता बनाए रखना। ऐसे नियमों को तोड़ने पर स्थायी निष्कासन हो सकता है। रमस्प्रिंगा के अनुभव व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, जो अमिश दुनिया के भीतर और बाहर दोनों जगह जिज्ञासा जगाते हैं। फिर भी आधुनिक जीवन के संपर्क के बावजूद आंकड़े बताते हैं कि 90% से अधिक अमिश युवा अंततः अपने रमस्प्रिंगा अवधि के बाद अपने समुदाय में वापस लौटना चुनते हैं।
समिश के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य उनके पहले अंतरंग संबंध से संबंधित है, जिसे बंटलिंग की परंपरा के रूप में जाना जाता है। बंटलिंग एक ऐसी प्रथा है जिसमें एक युवा जोड़ा एक साथ रात बिताता है। अधिक रूढ़िवादी अमिश समुदायों में प्रेमालाप का एक रूप अभी भी प्रचलित है। इसमें दो युवा लोगों को एक बिस्तर में लपेटकर एक साथ रात गुजारने को कहा जाता है। उन्हें पूरे कपड़े पहनाए जाते हैं और एक दूसरे को छूने की अनुमति नहीं होती। अक्सर प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क को रोकने के लिए एक अवरोध, जैसे कि कंबल या कुशन या यहाँ तक कि एक लकड़ी का बोर्ड भी रखा जाता था। इस परंपरा ने जोड़ों को एक संरचित सेटिंग में एक दूसरे को जानने की अनुमति दी, अक्सर माता पिता के घर के भीतर परिवार के सदस्यों के साथ। यह प्रेमालाप का एक रूप था जो शालीनता के अमिश मूल्यों को बनाए रखता था। यह सुनिश्चित करता था कि पुरुष और महिला दोनों शादी तक कुंवारी रहें, एक सिद्धांत जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। अमीश के बीच कौमार्य का बहुत महत्व है और यह उनके विश्वास और परंपराओं से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। नतीजतन इन मूल्यों को संरक्षित करने के लिए बंडलिंग जैसे रीति रिवाजों के साथ साथ अन्य सख्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है। अमीश समुदायों से परे कनाडा खुद एक विशाल राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या घनत्व दुनिया में सबसे कम है। यह विस्तृत और विविध पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण की अनुमति देता है, जिससे कनाडा एक सच्चा प्राकृतिक आश्चर्य बन जाता है, जिसमें प्रशांत के हरे भरे वर्षावनों से लेकर आर्कटिक के बर्फीले टुंड्रा तक के परिदृश्य हैं। कनाडा के इन जंगली अजूबों में से एक चर्चिल मैनिटोबा में पोलर बियर द्वीप है। यह स्थान पतझड़ के मौसम में ध्रुवीय भालुओं के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इन राजसी जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं। कनाडा जंगली भालुओं की सबसे बड़ी आबादी का घर है। दुनिया के 25,000 ध्रुवीय भालुओं में से लगभग 15,000 इसके क्षेत्र में रहते हैं। साथ ही ग्रिजली और कैरमौथ जैसे काले भालुओं की बड़ी आबादी भी यहाँ रहती है। अगर कोई एक जगह है जहाँ आप इन शानदार जीवों को आसानी से देख सकते हैं तो वह है चर्चिल, जिसे अक्सर दुनिया की ध्रुवीय भालू राजधानी कहा जाता है। कनाडा में एक और उल्लेखनीय प्राकृतिक आश्चर्य फंडी की खाड़ी है, जो ग्रह पर सबसे ऊंचे ज्वार का घर है। प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एक विस्मयकारी प्रदर्शन। कनाडा के परिदृश्य आश्चर्यों से भरे हुए हैं, जिसमें यूकोन में कारक्रॉस रेगिस्तान भी शामिल है, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे छोटा रेगिस्तान माना जाता है, जो देश के विविध भूभाग में एक अप्रत्याशित विपरीतता जोड़ता है। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि कनाडा में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक झीलें हैं, कुल मिलाकर लगभग 3 मिलियन, जो पृथ्वी के मीठे पानी के भंडार का लगभग 20% हिस्सा रखती हैं। उनमें से ग्रेट बियर झील सबसे बड़ी और सबसे गहरी झीलों में से एक है, जो कनाडा की विशाल प्राकृतिक संपदा का सच्चा प्रमाण है। कनाडा के विशाल और विविध भूगोल में दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा भी शामिल है, जिसकी कुल लंबाई 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा है, जिसे पार करने में लगभग 4 साल लगेंगे। इस विशाल देश की जैव विविधता और जंगल, इस तथ्य के साथ कि कनाडा का लगभग 90% भूमि क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन है, न केवल प्रकृति को पनपने में मदद करता है, बल्कि आश्चर्यजनक प्राचीन परिदृश्य प्रदान करता है, जो इस देश को प्रकृति और रोमांच प्रेमियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाता है। बल्कि यह एक ऐसी जगह भी है जहां अनूठी परंपराएं और वास्तविकताएं हैं, जैसे कि इनुइट जैसे एस्किमो समाज की परंपराएं। कनाडा के स्वदेशी आर्कटिक समुदायों को ऐतिहासिक रूप से एस्किमोस के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे व्यापक रूप से पहचाना जाता है, लेकिन इसे पुराना और असंवेदनशील माना जाता है। माना जाता है कि यह शब्द अल्गोंक्विन शब्द अमाई से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। हालांकि क्योंकि इसे उपनिवेशवादियों द्वारा लगाया गया था और इसका नकारात्मक अर्थ है, इसलिए कई स्वदेशी समूह इसका उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं। अपनी पहचान को पुनः प्राप्त करने और सम्मानजनक शब्दावली को बढ़ावा देने के लिए इनमें से अधिकांश समुदाय, विशेष रूप से कनाडा और ग्रीनलैंड में, अब इनुइट के रूप में पहचाने जाते हैं। यह शब्द, जिसका अर्थ
अर्थ उनकी मूल भाषा में लोग या वास्तविक लोग है, उनकी समृद्ध विरासत और परंपराओं को संदर्भित करने का अधिक सटीक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीका माना जाता है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है, क्योंकि हालांकि हम सभी इनुइट को अलास्का या कनाडा जैसे क्षेत्रों के निवासी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप जो यह वीडियो देख रहे हैं और मैं जो इसे बना रहा हूं, दोनों ही इनुइट हैं। इनुइट संस्कृति कनाडा की पहचान का एक अभिन्न अंग है, जो इसे दुनिया भर में अद्वितीय और पहचानने योग्य बनाती है। उनकी परंपराएं और मान्यताएं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आर्कटिक के स्वदेशी लोगों इनुइट ने पृथ्वी और पर्यावरण के साथ एक गहरा संबंध विकसित किया है। साथ ही आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की एक श्रृंखला भी है, जो उनके जीवन के तरीके को आकार देती है। इनुइट की एक मुख्य मान्यता यह है कि सभी जीव आपस में जुड़े हुए हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रकृति के प्रति यह गहरा सम्मान प्राकृतिक संसाधनों के उनके सावधानीपूर्वक प्रबंधन में परिलक्षित होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे पर्यावरण का अत्यधिक दोहन न करें। शिकार करना और मछली पकड़ना इनुइट के लिए सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं है, वे उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के लिए केंद्रीय हैं, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे चरम जलवायु में पनपने में मदद करते हैं। कारिबू, ध्रुवीय भालू, सील और अन्य वन्य जीव आर्कटिक में जीवन के लिए आवश्यक भोजन, फर और आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। कठोर इलाकों में नेविगेट करने के लिए कनाडा में इनुइट और अन्य स्वदेशी समूह लंबे समय से स्लेज कुत्तों पर निर्भर हैं, जो शिकार और परिवहन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कुत्ते सदियों से कनाडाई संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। गोल्ड रश युग के दौरान स्लेज कुत्तों ने राज्य के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों में आपूर्ति के परिवहन और मेल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज ये कुत्ते कनाडा में जीवन का एक अभिन्न अंग बने हुए हैं। यदि आप यात्रा करते हैं तो आप इन अविश्वसनीय जानवरों द्वारा खींची गई रोमांचक स्लेज सवारी का आनंद ले सकते हैं। स्लेज कुत्तों में कई नस्लें शामिल हैं, जिनमें से साइबेरियाई हस्की सबसे आम है। ये हस्की भेड़ियों के समान शारीरिक लक्षण साझा करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पूर्वजों से आते हैं। इसके अलावा उनकी टीम भावना और वफादारी उन्हें स्लेज कुत्तों के लिए मूल्यवान साथी बनाती है, जहां वे कठिन इलाकों में लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। ये साइबेरियाई हस्की कनाडाई संस्कृति के लिए लगभग उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने इसके निवासी। आध्यात्मिकता इनुइट जीवन में गहराई से समाई हुई है, जिसमें शमनवाद उनकी मान्यताओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। उनकी आध्यात्मिक प्रथाएं प्रकृति की आत्माओं और अदृश्य दुनिया से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करती है। ढोल बजाने और नृत्य जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से मार्गदर्शन और सुरक्षा की तलाश करती है। ये समारोह इनुइट परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो मनुष्यों, प्रकृति और आत्मा क्षेत्र के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। इनुइट आतिथ्य के सबसे अप्रत्याशित पहलुओं में से एक कम से कम बाहरी लोगों के लिए मेहमानों का स्वागत करते समय उनके अनोखे रीति रिवाज हैं। अतीत में किसी मेहमान को इनुइट घर में आमंत्रित करना असामान्य नहीं था, जहां मेजबान उदारता और सद्भावना के कार्य के रूप में अपनी पत्नी की पेशकश कर सकता था। जबकि आधुनिक समय में यह प्रथा काफी हद तक फीकी पड़ गई है। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि इस तरह के आतिथ्य को अस्वीकार करना बहुत अपमानजनक माना जा सकता है, जिससे कभी-कभी मेहमानों और उनके इनुइट मेजबानों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इन जातीय समूहों के बारे में विभिन्न पुस्तकों के अनुसार एस्किमो परिवार के घर पहुंचने पर मालिक रात भर के लिए नवागंतुक को अपनी पत्नी की पेशकश कर सकता है। अगर आगंतुक मना कर देता है तो इसे अपराध माना जाता है, जिसके लिए मौत की सजा भी दी जा सकती है। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन सच है। आगंतुकों के प्रति आतिथ्य का यह असामान्य प्रदर्शन किसी के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इनुइट इसे एक विशेषाधिकार मानते हैं। वे अपनी पत्नियों की पेशकश करते हैं, लेकिन आमतौर पर वे ही तय करते हैं कि उन्हें एक चाहिए या नहीं। इनुइट महिलाओं को उनके कार्य नैतिकता और उनके समुदायों में योगदान के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है। हालांकि इनुइट रीति रिवाजों के कुछ पहलू, विशेष रूप से रिश्तों के बारे में, बाहरी लोगों को अपरंपरागत लग सकते हैं।
ऐतिहासिक रूप से कुछ प्रथाओं को छोटे अलग थलग समूहों के भीतर आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में मदद करने के लिए माना जाता था, जिससे उनके लोगों का अस्तित्व सुनिश्चित होता था। उनके सुप्रलेखित आतिथ्य के अलावा कुछ इनुइट समुदाय पारंपरिक रूप से अनुष्ठानिक साझेदार आदान प्रदान में लगे हुए थे। ये प्रथाएं आकस्मिक नहीं थीं, बल्कि अक्सर आध्यात्मिक कारणों से समुदाय के जादूगर के ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ की जाती थीं, जिन्हें एंजेकॉक के रूप में जाना जाता है। एंजेकॉक इनुइट समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मानव और आत्मा की दुनिया के बीच एक सेतु का काम करता है। इन आध्यात्मिक नेताओं में आत्माओं के साथ संवाद करने, उपचार समारोह आयोजित करने, भविष्य की भविष्यवाणी करने और अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता होती है। उन्हें उनकी बुद्धि और आत्मा की दुनिया के रहस्यों के ज्ञान के लिए सम्मानित और मूल्यवान माना जाता है। एनटीओ डेलांगे कॉक, उनके जादूगर। इनुइट लोगों के जीवन में शमन बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्कटिक रहस्यों से भरा हुआ स्थान है। कई इनुइट किंवदंतियां हैं जो सदियों से खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को आकर्षित करती रही हैं। मिथकों की एक परंपरा दुनिया की उत्पत्ति, जानवरों के निर्माण और आर्कटिक में जीवन के अन्य पहलुओं की व्याख्या करती है। क्षेत्र के सबसे विशिष्ट जातीय समूहों में से एक अमिश की आकर्षक परंपराओं की ओर लौटते हुए उनकी उपस्थिति और जीवन शैली उन्हें तुरंत पहचानने योग्य बनाती है। अमिश महिलाएं विशेष रूप से अपने शालीन और पारंपरिक कपड़ों के लिए जानी जाती हैं, जो उन्हें आधुनिक फैशन के रुझानों से अलग करता है। उनके पहनावे में आमतौर पर गहरे, ठोस रंगों में लंबी लंबी आस्तीन वाली पोशाकें होती हैं, जो चमकीले पैटर्न या अलंकरण से बचती हैं। वे अपने बाल भी लंबे रखती हैं, हमेशा धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों के प्रति विनम्रता और पालन के प्रतीक के रूप में एक बोनट या दुपट्टे से ढकी रहती है। इसके अतिरिक्त अमिश महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं, क्योंकि अलंकरण को घमंड का प्रतीक माना जाता है, जो सादगी और शालीनता में उनकी मान्यताओं के विरुद्ध है। इस समुदाय की महिलाओं की एक और अनूठी विशेषता यह है कि उन्हें अपने सिर को एक प्रकार की टोपी से ढकना पड़ता है और उन्हें अपने बाल कटवाने की अनुमति नहीं होती है। दूसरी ओर अमिश पुरुष समान रूप से पारंपरिक तरीके से कपड़े पहनते हैं। उनके पहनावे में आमतौर पर गहरे रंग की पैंट, लंबी आस्तीन वाली शर्ट और चौड़ी टोपी शामिल होती है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। अमिश दाढ़ी उनके समुदाय के भीतर एक अनूठा और प्रतीकात्मक अर्थ रखती है। एक साफ सुथरा आदमी आमतौर पर अविवाहित होता है, जबकि दाढ़ी वाला आदमी विवाहित होता है। अधिकांश अमिश पुरुष बपतिस्मा के बाद ही दाढ़ी बढ़ाना शुरू करते हैं, क्योंकि यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमीश पोशाक का एक और विशिष्ट पहलू बटनों से बचना है। कई अमिश समुदाय बटनों को सैन्यवाद और आधुनिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं, इसलिए वे इसके बजाय हुक और आईलेट का उपयोग करके अपने कपड़ों को बांधते हैं। अमिश महिलाएं भी सख्त ड्रेस कोड का पालन करती हैं और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का पालन करती हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे शादी से पहले अपने पिता और उसके बाद अपने पतियों की आज्ञा मानें, जो परिवार और पदानुक्रम पर समुदाय के गहरे निहित मूल्यों को दर्शाता है। समिश पोशाक और व्यवहार पर लगभग सभी प्रतिबंध उनकी धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो बाइबिल की रूढ़िवादी व्याख्या पर आधारित हैं। ये मान्यताएं उन्हें आधुनिक दुनिया से विनम्रता, शालीनता और अलगाव का जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, जिसे वे अक्सर बुराई से जोड़ते हैं। अमिश समुदाय ईसा मसीह की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है, जो पारिवारिक रिश्तों में आज्ञाकारिता और सम्मान को मजबूत करने वाली प्रथाओं में तब्दील हो जाता है। यह धार्मिक दृष्टिकोण उनके पहनावे और रीति रिवाजों में व्यक्त सामूहिक पहचान को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, गहने पहनने पर रोक और साधारण कपड़ों के चुनाव को घमंड और भौतिकवाद से बचने के तरीके के रूप में देखा जाता है। ऐसे तत्व जिन्हें वे अपनी आध्यात्मिकता के लिए हानिकारक मानते हैं। सामुदायिक जीवन और आत्मनिर्भरता के प्रति समर्पण अमिश आस्था के मूल में है, जो एक ऐसी जीवन शैली को आकार देता है जो जानबूझकर आधुनिक तकनीक और बाहरी प्रभावों से बचती है। उनके कपड़े और व्यवहार संबंधी मानदंड सिर्फ परंपरा से कहीं ज्यादा हैं।
वे उनकी धार्मिक भक्ति और उनके विश्वासों के अनुसार जीने की प्रतिबद्धता की एक मूर्त अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत इनुइट बहुत अलग रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हैं, जो समान रूप से आकर्षक और आश्चर्यजनक लग सकते हैं। हालांकि कनाडा में सबसे असामान्य ऐतिहासिक प्रथाओं में से एक वह कानून हो सकता है जो कभी लोगों को सील के पंजे का उपयोग करके अपने करों का भुगतान करने की अनुमति देता था। कनाडा के सुदूर पूर्व में न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर प्रांत में यह विचित्र परंपरा है जो इतिहास, संस्कृति और आर्कटिक पर्यावरण के साथ गहरे संबंध को जोड़ती है। सील पाव कानून। न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर, जो अपनी समुद्री विरासत और उत्तरी अटलांटिक के ठंडे पानी की निकटता के लिए जाना जाता है, ने कठोर जलवायु और चुनौतीपूर्ण भूगोल के कारण इस परंपरा को पनपते देखा है। ऐतिहासिक रूप से न्यूफाउंडलैंड में सील का शिकार स्थानीय निर्वाह और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था। परिणाम स्वरूप एक अजीबोगरीब कानून सामने आया जिसके तहत सील के पंजों से कर चुकाने की अनुमति दी गई। यह कानून न केवल इस क्षेत्र में सीलिंग उद्योग के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है, बल्कि कठोर आर्कटिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसके निवासियों की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन को भी दर्शाता है। अजीबोगरीब सीलपो कानून से परे हस्की स्लेजिंग, जिसे डॉग स्लेजिंग के नाम से भी जाना जाता है, कनाडा में खास तौर पर न्यूफाउंडलैंड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परंपरा बनी हुई है। सिर्फ एक मनोरंजक गतिविधि से ज्यादा इस प्रथा की गहरी ऐतिहासिक और आर्थिक जड़ें हैं जो सदियों पुरानी हैं। पीढ़ियों से स्लेज कुत्तों, खास तौर पर साइबेरियन हस्की और अलास्का मालाम्यूट्स ने परिवहन में अहम भूमिका निभाई है, जिससे लोगों को कनाडा के कठोर बर्फ से ढके इलाकों में जाने में मदद मिली, जहां दूसरे तरीके अव्यावहारिक थे। आज हस्की स्लेजिंग न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में एक सांस्कृतिक विरासत और एक लोकप्रिय खेल दोनों के रूप में जारी है, जो दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो विशेषज्ञ रूप से प्रशिक्षित कुत्तों की एक टीम के पीछे लुभावने बर्फ से ढके परिदृश्यों के बीच ग्लाइडिंग के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। इसके अलावा यह प्रथा कनाडाई लोगों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच गहरे संबंध की एक जीवंत याद दिलाती है, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलनशीलता और अंतर्निहित लचीलापन को उजागर करती है, जिसने न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर के इतिहास और पहचान को आकार दिया है। इस चरम जलवायु का कनाडाई लोगों के जीवन पर इतना सीधा और अनोखा प्रभाव पड़ा है कि इसने ऐसी वास्तविकताओं को जन्म दिया है जो कई लोगों को अविश्वसनीय लगेंगी, सीधे किसी हॉरर फिल्म की तरह, जैसे कि सबसे ठंडे इलाकों में दफनाना। अतीत में आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों में, जिसमें कनाडा में खनन और दूर दराज के समुदाय शामिल हैं, जमी हुई जमीन के कारण सर्दियों में दफनाना चुनौतीपूर्ण या असंभव था। पर्माफ्रॉस्ट के कारण कनाडा के कुछ इलाकों में पारंपरिक दफनाना लगभग असंभव हो गया, जबकि अन्य को और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। येलोनाइफ, कुज्वाक और मैनिटोबा के कुछ हिस्सों में निवासियों को सर्दियों के दौरान गैरेज या बेसमेंट में शवों को संग्रहित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, गर्म महीनों की प्रतीक्षा में, जब जमीन इतनी पिघल जाए कि दफन किया जा सके। यह समस्या कनाडा तक ही सीमित नहीं है। नॉर्वे में भी ऐसी ही चुनौतियां हैं, जहां एक गांव ने एक बार मरने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि जमी हुई जमीन के कारण दफनाना असंभव था। कनाडा में जबकि ऐसी प्रथाएं एक बार आवश्यक थीं, आधुनिक अस्पताल अब शवों को तब तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर से लैस हैं जब तक कि दफनाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती। आज सर्दियों के दौरान घर पर शवों को संग्रहित करने की प्रथा देश के इतिहास का हिस्सा बन गई है, न कि इसकी वर्तमान वास्तविकता। पर्माफ्रॉस्ट के कई प्रकार हैं। निरंतर पर्माफ्रॉस्ट का मतलब है कि जमीन साल भर जमी रहती है। यही वजह है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां दफनाना असंभव है और आपको कोई कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। दूसरी ओर येलोनाइफ जैसे असंतत पर्माफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों में वर्ष के समय के आधार पर पर्माफ्रॉस्ट के बीच में पर्माफ्रॉस्ट रहित क्षेत्र आ जाते हैं, और इसीलिए यह प्राचीन वास्तविकता और किंवदंती है कि शवों को दफनाने के लिए गैरेज में सुरक्षित रखा जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं,
कनाडा के विशाल और जंगली परिदृश्य इसे वास्तव में एक तरह का बनाते हैं। यह अदूषित प्रकृति कनाडा को दुनिया में तीसरी सबसे साफ हवा देने में भी योगदान देती है, जो केवल एस्टोनिया और मॉरिशस से आगे है। यह काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि कनाडा की 31% से अधिक भूमि जंगलों से ढकी हुई है, जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 10% से अधिक है। देश का विशाल आकार न केवल इसके जंगल में बल्कि इसकी सीमाओं में भी झलकता है। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो अविश्वसनीय 8,891 किलोमीटर तक फैली हुई है। एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाली सड़क यॉन्ग स्ट्रीट है, जिसे अक्सर दुनिया की सबसे लंबी सड़क के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो देश की विशाल और विस्तृत प्रकृति को और अधिक प्रदर्शित करती है। यह सड़क टोरंटो में है और इसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। यह सड़क ग्रह पर सबसे अजीब और असाधारण रनवे से भी लंबी है, एक ऐसी वास्तविकता जो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगी, क्योंकि इस रनवे का निर्माण यूएफओ के उतरने के लिए किया गया था। यह रनवे अल्बर्टा प्रांत के सेंट पॉल शहर में स्थित है। इसे 1967 में बनाया गया था, जो इस उद्देश्य के लिए दुनिया का पहला रनवे है। शहर में एक संग्रहालय है, जहां यूएफओ घटना से संबंधित जिज्ञासाएं प्रदर्शित की जाती हैं, और बहुत कम लोगों को यह पता है कि इतिहास में कभी कोई अज्ञात उड़ती हुई वस्तु इस हवाई पट्टी पर उतरी है या नहीं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, हवाई जहाज से कनाडा की यात्रा करना इतना सुविधाजनक है कि यूएफओ भी वहां उतरने के लिए ललचा सकते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कनाडा में दुनिया में तीसरे सबसे ज्यादा हवाई अड्डे हैं, एक प्रभावशाली 1467, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील से पीछे है। इतने विशाल हवाई अड्डे के नेटवर्क के साथ कनाडा के लिए उड़ान भरना एक सीधी प्रक्रिया है। यात्रियों को बस एक वैध पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर या तो एक पर्यटक वीजा या एक इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA). कनाडा के आधुनिक हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और व्यापक उड़ान कनेक्शनों की बदौलत इस विशाल देश तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। रहने की लागत के मामले में कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा है। उदाहरण के लिए, कनाडा में एक कप कॉफी की कीमत आमतौर पर लगभग 2 या 3 अमेरिकी डॉलर होती है, जो न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स जैसे अमेरिकी शहरों की कीमत के समान है। कनाडा में एक मध्यम श्रेणी के रेस्तरां में रात के खाने की कीमत प्रति व्यक्ति 15 से 30 डॉलर के बीच हो सकती है। आवास की व्यवस्था भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन टोरंटो या वैंकूवर जैसे किसी कनाडाई शहर में मध्यम श्रेणी के होटल का किराया प्रति रात्रि 100 से 150 डॉलर के बीच हो सकता है।